हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चिंता करने की बीमारी के बारे में, जिसे साइकोलॉजी में हम कहते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर या फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी डिसऑर्डर। 100 में से लगभग 5 व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा चिंता करने की एक बीमारी होती है और महिलाओं में अधिकतर ज़्यादा होती है। इस तरह के व्यक्ति बहुत छोटी छोटी बातों पे चिंता करते हैं। सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि ऐसे व्यक्ति जिनको चिंता करने की बीमारी है लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट नहीं लेते। इनफैक्ट समाज में इस तरह की आदत को बीमारी नहीं माना जाता। पर्सन विथ GAD जिनको जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर होती है, इनकी लाइफ में बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। दे हार्डली फील हैप्पी बिकॉज एवरी टाइम वो किसी न किसी बात के लिए एक्सेसिव वरी करते हैं, चिंता करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन करते हैं। छोटी छोटी बातों को वो बहुत ज़्यादा एक्सग्रेटेड करके देखते हैं, तो लाइफ में वो खुश नहीं हो पाते। उनका मन कभी भी शांत नहीं हो पाता और वो हर छोटी बड़ी बात पे बहुत ज़्यादा देर तक सोचते रहते हैं। और एक बार जब वो सोचना शुरू करते हैं तो नेगेटिव थॉट्स, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, अगर ऐसा किसी ने कह दिया तो, अगर ये हुआ तो इस तरह के थॉट्स से वो व्यक्ति एक तरह के जाल में उलझ के रह जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को 6 महीने या उससे अधिक समय से किसी बात को लेकर चिंता रहती है तो हम उस व्यक्ति को जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में डायग्नोस कर सकते हैं। इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं, लेकिन सबसे जो मेन सिम्टम है वो ये है कि पर्सन को क्रॉनिक एंड एक्सेसिव वरी है और पिछले 6 महीने या उससे ज़्यादा समय से व्यक्ति परेशान है और छोटी मोटी हर चीज़ की उसको बहुत ज़्यादा चिंता, फिक्र, परेशानी रहती है। और जब भी वो चिंता करने बैठता है उसको छोटी से छोटी बात बहुत परेशान करती है। एक से बात दूसरी, दूसरे से बात तीसरी, इस तरह से एक चेन ऑफ थॉट बन जाती है और व्यक्ति उन ख्यालों के या उन विचारों के जाल में हमेशा फंसा रहता है। और चिंता इतनी बढ़ जाती है कि उसको घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, पसीना आने लग जाता है, हाथ पैरों में कंपन शुरू हो जाता है एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। व्यक्ति इतनी चिंता करता है कि उसे लगता है कि उसके दिमाग की नसें फट जाएंगी और उसे हेडेक या माइग्रेन भी शुरू हो जाता है। एंड चिंता की वजह से दिन रात वो बेचैन रहता है और रात में वो अच्छे से सो भी नहीं पाता। तो ज़्यादातर बार एंजाइटी के कारण उसकी स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती हैं और स्लीप डिस्टर्बेंस की वजह से उसका पर्सनल, सोशल एंड वोकेशनल जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस पुअर होती है। व्यक्ति का किसी भी काम में मन नहीं लगता, उसका कंसंट्रेशन बहुत पुअर होता है, वो इनफैक्ट किसी भी काम को नहीं कर पाता क्योंकि वो एक थॉट दूसरे थॉट और इस तरह के चेन ऑफ थॉट में उलझ के रह जाता है। तो उसके बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े रह जाते हैं। वो काम करने बैठता भी है तो वो काम सामने होता है और वो चिंता के जाल में फंस चुका होता है। GAD के पेशेंट्स कभी भी खुश नहीं हो पाते। दे हार्डली फील हैप्पी। उनकी लाइफ में कभी भी पीस नहीं होता, उनके मन में शांति नहीं होती, सुकून नहीं होता, आराम नहीं होता। इनफैक्ट इतने परेशान होते हैं कि वो अपनी जो लाइफ है उसकी पॉजिटिविटी को कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। क्योंकि हमेशा वो किसी भी छोटी मोटी बात को लेके बहुत ज़्यादा वरी और टेंशन में रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। तो किसी भी चीज़ को वो खुश होके एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, फील नहीं कर पाते, उनकी लाइफ में जॉय नहीं होता, हैप्पीनेस नहीं होता। एंड फ्रेंड्स, ये है हमारे पॉपुलेशन का 5%। सो 100 में से 5 व्यक्ति इस तरह के होते हैं जिन्हें सिर्फ अपनी लाइफ में इसलिए आराम नहीं मिलता क्योंकि उनको ये चिंता करने वाली बीमारी होती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आपको लगता है कि जिसको फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी डिसऑर्डर या GAD है, तो उसको हम समझें और उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें।
अब बात करते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में। आखिर कुछ व्यक्तियों को इस तरह की एंग्जाइटी डिसऑर्डर होने के पीछे कारण क्या है? बहुत सारे फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं एंड इनफैक्ट जेनेटिक फैक्टर्स ज़्यादा देखे गए हैं कि अगर किसी को परिवार में इस तरह की प्रॉब्लम है, चिंता करने की या एंग्जाइटी डिसऑर्डर, तो आगे की जनरेशन्स में वैसा होने की पॉसिबिलिटी हाई होती है। इसके अलावा पेरेंटिंग का भी एक रोल है कि अगर पेरेंटिंग प्रॉपर नहीं हुई है या पेरेंट्स ने किस तरह से अपब्रिंगिंग की है वो भी एक रीज़न हो सकता है। एंड थर्ड मेजर रीज़न है लो लेवल ऑफ सेरोटोनिन। फ्रेंड्स, सेरोटोनिन हमारे ब्रेन का एक केमिकल है, एक न्यूरोट्रांसमीटर। इसके लो लेवल की वजह से व्यक्ति में एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं, ज़्यादा चिंता फिक्र करने की प्रॉब्लम्स होती हैं। सेरोटोनिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रेन केमिकल है। ये हमारी हैप्पीनेस को डिसाइड करता है एंड हमारे को एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन से रिलीफ देता है। अगर आप में से कुछ लोगों ने हमारा सेरोटोनिन पर वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे भी देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। अब जानते हैं किस तरह से हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर को हमारे समाज में कोई बीमारी के रूप में देखा ही नहीं जाता है। ज़्यादातर बार हम किसी व्यक्ति को अगर बहुत ज़्यादा चिंता करता है तो उसको बोल देते हैं कि इसको तो चिंता करने की आदत है और वो इग्नोर होता है। हमेशा उस व्यक्ति को हम ये सोचते हैं कि ये तो उसकी फितरत होगी, ये उसकी आदत होगी। कभी भी जीएडी को एक बीमारी के तौर पे नहीं देखा जाता है और सीधी सी बात है, इसीलिए डॉक्टर्स के पास में नहीं जाते हैं ऐसे पेशेंट्स, या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। एंड अगर पेशेंट्स आते भी हैं तो बहुत तब जबकि हालत ख़राब हो चुकी होती है, बीमारी बहुत बड़े रूप में आ चुकी होती है सामने, तो तब ट्रीटमेंट और भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स बहुत ही लीस्ट रिस्पॉन्सिव होते हैं ट्रीटमेंट के लिए। फिर साइकोलॉजी में जीएडी का बहुत बेस्ट ट्रीटमेंट है। वी हैव कॉग्निटिव थेरेपीज, बिहेवियर थेरेपीज एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, जिसके बेसिस पे हम व्यक्ति के बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं। देयर इज़ अ थेरेपी, इट इज़ रैशनल इमोटिव थेरेपी, इज़ अ टाइप ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी एंड इसकी हेल्प से हम बहुत आसानी से एंग्जाइटी डिसऑर्डर को मैनेज कर सकते हैं। एंग्जाइटी डिसऑर्डर की वजह से व्यक्ति की पर्सनल हेल्थ एंड वेलबींग भी बहुत पुअर होती है। उसका लाइफ सेटिस्फेक्शन बहुत पुअर होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी ख़राब होती है, इनफैक्ट उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होती क्योंकि वो ठीक से सो भी नहीं पाता एंड उसके लाइफ में कभी भी पीस एंड प्लेजर तो होता ही नहीं है। इसीलिए कहा गया है चिंता चिता के समान है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे व्यक्तियों को हेल्प की जाए, उनका जो ट्रीटमेंट है वो टाइम पे हो और एक प्रोफेशनल अप्रोच के थ्रू उस प्रॉब्लम को हम ओवरकम करें। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम मेंटल डिसऑर्डर्स या मेंटल इश्यूज़ के बारे में लोगों में एक अवेयरनेस डेवलप करें और ये ज़रूरी है हम सब के लिए जानना कि मेंटल डिसऑर्डर्स भी बहुत आसानी से क्योरेबल हैं, उनको बहुत आसानी से मैनेज किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, इस इन्फॉर्मेशन को औरों के साथ भी शेयर करिए। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में मिलते हैं। तब तक गुड बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड कीप वॉचिंग।